न्यूक्लियर केमिस्ट्री अभी तक जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़े थे वो थे जिसमें आप लोगों के पास रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन की कम्बिनेशन की वजह से होता था। आज आप लोगों ने जो पढ़ना है, आज आप लोगों का चैप्टर है उसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जिस वक्त न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में इसमें क्या चेंजिंग आती है। पहले जो आप लोगों ने पढ़े थे उसमें जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर या किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर उस कंडीशन में आप लोगों के पास बॉन्ड बनता था। लेकिन ये आप लोगों के पास जो चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जिस वक्त आप लोगों के पास न्यूक्लियस में क्या चेंजिंग आती है, उस वक्त आप लोगों का एक एटम जो है वो दूसरे एटम में किस तरह कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप लोग उन एटम्स के बारे में स्टडी करते हो, उनके रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हो जिनके अंदर एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है। सर ये कौन सा चैप्टर है? इसमें आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का केमिकल रिएक्शन इस तरह का होता है कि इसमें एक एटम जो है वो दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है। जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन जो आप लोगों पहले पढ़े थे उनके बारे में स्टडी करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का एटम सेम ही होता है, लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान आप लोगों का एक एटम जो है वो दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है पहला जो रिएक्शन था उसका एटम में कोई चेंजिंग नहीं आती। आप लोगों का जो पहले एटम था वही प्रोडक्ट बनने के बाद भी वही एटम होता है, लेकिन जिस वक्त आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का एटम ही चेंज हो जाता है, क्योंकि इस दौरान रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग आती है और जिस वक्त न्यूक्लियस चेंज होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों का टोटल एटम ही चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहली एग्जांपल जो दी हुई है कि आप लोगों के पास जो सन जो आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सन पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन के आइसोटोप जो हैं वो कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन के जिस वक्त आइसोटोप कंबाइन होते हैं फ्यूजन के प्रोसेस के जरिए, उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीलियम बनती है और उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन में आप लोगों के पास जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, यानी कि एक एटम अलग है। जिस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट बन रहा है वो हीलियम है। हीलियम जो है वो हाइड्रोजन से डिफरेंट एटम है। इसका मतलब है कि जिस वक्त रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होगा उस कंडीशन में एक न्यूक्लियस जो है वो एक एटम जो है वो दूसरे एटम में कन्वर्ट होगा। और जिस वक्त केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस जो एटम है उसका न्यूक्लियस में कोई चेंजिंग नहीं आती। जो एटम पहले होता है वही बाद में होता है। जिस तरह अगर आप लोग मीथेन गैस को बर्न करते हो, बर्न करने के बाद आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसके साथ वाटर बनता है। इनिशियल में रिएक्टेंट के तौर पर आप लोगों के पास कार्बन एटम था, हाइड्रोजन एटम था और इसके साथ ऑक्सीजन है जिस वक्त आप मीथेन गैस को बर्न करते हो। और जिस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है और वाटर हासिल होता है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास जो है वो कार्बन ही एटम है। कार्बन रिएक्टेंट में भी था, प्रोडक्ट में भी कार्बन एटम ही आप लोगों के पास हासिल हुआ है। रिएक्टेंट में आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम था और प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम ही हासिल हुआ है। रिएक्टेंट में आप लोगों के पास ऑक्सीजन एटम था और प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास ऑक्सीजन एटम ही हासिल हुआ है। इसका मतलब है जिस वक्त केमिकल रिएक्शन होता है उस कंडीशन में एटम्स में कोई चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन जिस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग आती है और एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। और आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस की बेस पर ही आप लोगों को एटम्स का पता चल जाता है, क्योंकि आप लोगों ने जो एटम्स को अरेंज दिया है, तरतीब दी हुई है पीरियोडिक टेबल में, वो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर की बेस पर दी हुई है।
और जिस वक्त उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त एटॉमिक नंबर चेंज होगा या न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग आएगी तो उस कंडीशन में आप लोगों का एटम ही चेंज हो जाएगा। और जिस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज नहीं होती। आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशन कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंट पर्पज के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। आप लोग कुछ डिजीज जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल करते हो। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो यूज करते हो, क्योंकि जिस वक्त रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैंसर पार्ट पर फॉल करवाते हैं तो उस कंडीशन में रेडिएशन जो है वो कैंसर पार्ट पर जो सेल होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। इसी तरह रेडियो आइसोटोप्स को और भी डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन होगा उस कंडीशन में आप लोगों ने मैस नंबर को और एटॉमिक नंबर को किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आप लोगों ने मैस नंबर को और एटॉमिक नंबर को दोनों साइड पर रिएक्शन के दोनों साइड पर बैलेंस करना होता है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में हासिल होती है। मैस नंबर को आप लोग लेफ्ट साइड पर किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड पर अबव जो है वो लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को आप लोग नीचे लिखते हैं। और इसको ओवरऑल आप लोगों के पास जो न्यूक्लियस के अंदर पार्ट्स हैं, जिस वक्त न्यूक्लियस की स्टडी आप लोग करते हो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। आप लोगों को ये पता है कि एक एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं और आइसोटोप्स को आप लोगों के पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा हुआ है। जब भी आप लोग आइसोटोप्स को देखते हो तो उस कंडीशन में आइसोटोप जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक आइसो और दूसरा वर्ड जो है वो टॉप है। आइसो का मतलब है सेम, टॉप का मतलब है प्लेस। आइसोटोप का मतलब है सेम प्लेस, क्योंकि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखे हुए हैं। जिसका कार्बन के 15 आइसोटोप हैं और 15 आइसोटोप पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखे हुए हैं। इस तरह जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट उनके जितने भी आइसोटोप हैं उनको एक ही जगह पर रखा हुआ है। इसी वजह से इनका नाम जो है वो आइसोटोप कहते हैं। इनका नाम जो रखा है वो आइसोटोप रखा है क्योंकि इनकी पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर इन तमाम आइसोटोप को एक ही जगह पर रखा हुआ है। इनकी प्लेस जो है पीरियोडिक टेबल में एक ही है, इसी वजह से इनको आइसोटोप का नाम देते हैं। जिस वक्त आप लोग कार्बन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन के 15 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो आइसोटोप हैं वो 2 हैं, जिसमें आप लोगों के पास कार्बन 12 आता है और कार्बन 13 आता है। इसके बाद थर्ड आइसोटोप जो है वो कार्बन 14 है, वो बहुत ही कम मिकदार में आप लोगों के पास पाया जाता है। बाकी के 12 कार्बन आइसोटोप जो हैं वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आप लोगों के पास हासिल होते हैं और फौरन से वो एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका ड्यूरेशन जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बाकी के 12 आइसोटोप जो हैं वो मैन मेड हैं, यानी कि आप लोगों के आर्टिफिशियली उन्हें सिंथेसाइज किया है और उसके बाद फौरन ही वो किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास कार्बन 14 आइसोटोप है, कार्बन 14 आइसोटोप जो है वो डिके होकर नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करता है। जिस वक्त कार्बन 14 डिके होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है। उसके बाद जिस वक्त आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों को बैलेंस करना होता है कि आप लोगों के पास जो रिएक्शन हुआ है उसके रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मैस नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। जिस वक्त आप लोग लेफ्ट साइड पर चेक करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन का मैस नंबर जो है वो 14 है
इसके बाद आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन के राइट साइड पर चेक करना है कि इसका मैथ नंबर दोनों का सम करने के बाद 14 होता है या नहीं होता है। यहाँ पर मैथ नंबर जो है वो 14 है और इधर जो है वो 0 है। 0 को 14 में प्लस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 14 आता है। इसका मतलब है कि इसका मैथ नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है। इसके बाद आप लोगों ने चेक करना है एटॉमिक नंबर को। जिस वक्त आप लोग कार्बन में चेक करते हो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इसके बाद आप लोगों ने रिएक्शन के राइट साइड पर चेक करना है। जिस वक्त आप लोग 7 में -1 प्लस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो 6 आता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी एटॉमिक नंबर 6 है और राइट साइड पर भी आप लोगों के पास, जिस वक्त इन दोनों को सम करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 6 आता है। इसका मतलब है कि आप सर ये लोग नीचे +1 आना चाहिए ना सर? सॉरी, ई के नीचे +1 आना चाहिए ना सर, फिर नाइट्रोजन बनेगा सर। किसके नीचे? सर ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है इधर, इसके नीचे सर +1 आना चाहिए ना सर? +1 का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये भी और 7 ये है, दोनों सम होकर फिर 8 होते हैं अगर प्लस साइन आता है तो। अगर माइनस साइन होता है तो उस कंडीशन में 7 में -1 को प्लस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो 6 आता है। आप लोगों ने इस रिएक्शन के दौरान इस पॉइंट का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के इक्वेशन जो है वो बैलेंस से नहीं है, या आप लोग प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो ठीक नहीं बन रहा है। इस कंडीशन में आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट में 6 है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 6 होना चाहिए। अब आप लोगों के पास नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है। इसमें साथ में एक सर जी कार्बन के मास नंबर 14 कैसे है? तो 12 होता है। एक का 14 है और यहाँ पर जो एग्जांपल ली हुई है यस वो सर। कार्बन 14 की एग्जांपल ली हुई है और वो कार्बन का आइसोटोप कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में और इसके साथ आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। और आप लोगों को पता है कि आप जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो उस कंडीशन में उस पर कोई प्रोटॉन नहीं होता, लेकिन उस पर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। उस चार्ज को हमने यहाँ पर माइनस करके लिखा है। जब भी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा इसका मतलब है कि आप लोगों के प्रोडक्ट में उस एटम में आप लोगों ने एक प्रोटॉन को ऐड करना है। जिस वक्त ऐड करोगे उसी वक्त इसका बैलेंस आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर जो है वो बैलेंस होगा, अदरवाइज आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं होगा। और जिस वक्त तक आप लोग इसको बैलेंस नहीं करोगे उस वक्त तक आप लोगों की इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, जब भी आप लोगों के रिएक्टेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका मतलब है कि आप लोगों के प्रोडक्ट में दूसरे एलिमेंट में एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों ने उसके एटॉमिक नंबर में एक प्लस करके लिखना है और आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर -1 लिखना है। तो उनको दोनों को सम करोगे तो आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। जिस वक्त आप लोग 7 में -1 प्लस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो 6 आता है और जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट का एटॉमिक नंबर है। और जिस वक्त आप लोग मैथ नंबर को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों को सम करने के बाद आप लोगों के पास आंसर जो है वो 14 आ रहा है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस कंडीशन में है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट में एटॉमिक नंबर 6 है तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट में भी एटॉमिक नंबर जो है वो 6 आ रही है, ओवरऑल जो है वो 6 आता है। और जिस वक्त आप लोग मैथ नंबर को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट में 14 है और प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास मैथ नंबर जो है वो 14 ही है। जब भी आप लोगों ने कोई भी इक्वेशन लिखनी है उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि आप लोगों के पास मैथ नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। अगर वो बैलेंस कंडीशन में है, रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट वाली साइड पर दोनों साइड पर इक्वल हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज आप लोगों का रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं होगा।
जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट वाली साइड पर मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास 6 है। इसके बाद हम राइट साइड पर जिस वक्त देखते हैं तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन पर आप लोगों के पास एटॉमिक मास जो है वो आप लोगों के पास 14 है और इलेक्ट्रॉन पर जो मास है वो 0 है। दोनों को सम करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर 14 आता है और रिएक्टेंट में भी आप लोगों के पास मास नंबर 14 ही है। इसका मतलब है कि मास नंबर आप लोगों का बैलेंस हो चुका है। अब आप लोगों ने देखना है एटॉमिक नंबर को। अब कार्बन में आप लोगों को रिएक्टेंट में एटॉमिक नंबर 6 है। उसके बाद अब आप लोगों ने प्रोडक्ट में चेक करना है। आप लोगों के पास नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, उसके बाद प्लस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज जो है नेगेटिव आता है, उसके साथ -1 आ गया। जिस वक्त आप लोग इन दोनों को सम करते हो 7 प्लस -1 माइनस को प्लस से जिस वक्त मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास माइनस का साइन आता है। इसका मतलब है आप लोगों के पास वैल्यू बनती है 7 - 1 और 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 6। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 6 है और रिएक्टेंट में भी आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 6 है, जो आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों ने जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं होते, आप लोगों के पास मास नंबर या एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं होता केमिकल इक्वेशन के दौरान, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन को ठीक नहीं लिखा है। इसके बाद कुछ डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन के दरमियान और न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि जिस वक्त आप लोगों के पास न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उस कंडीशन में एक एटम जो है वो दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है। आप लोगों के पास रिएक्टेंट का एटम जो है वो दूसरे किसी और प्रोडक्ट के एटम में कन्वर्ट होता है। आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम एटम प्रोड्यूस नहीं होता। इस दौरान न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग आती है और एक न्यूक्लियस जो है वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोगों का केमिकल रिएक्शन होता है उस कंडीशन में एटम में कोई चेंजिंग नहीं आती, जस्ट आप लोगों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चेंजिंग आती है। इसके अलावा एटम आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट में था केमिकल रिएक्शन के दौरान वही आप लोगों के पास प्रोडक्ट में हासिल होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जिस वक्त आप लोग आइसोटोप्स को चेक करते हो उस कंडीशन में जिस वक्त अगर आप लोग केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन को चेक करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान आइसोटोप्स का बिहेवियर डिफरेंट होगा। लेकिन जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन को चेक करते हो जिसमें बॉन्ड जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, जिस वक्त आप लोग उसको चेक करते हैं तो उस कंडीशन में आइसोटोप्स का बिहेवियर, डिफरेंट आइसोटोप्स का बिहेवियर जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान सेम होगा। डिफरेंट आइसोटोप्स का बिहेवियर न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट आइसोटोप्स का बिहेवियर केमिकल रिएक्शन के दौरान सेम होगा। क्योंकि जिस वक्त आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मास नंबर और एटॉमिक नंबर को चेक करना होता है, और आइसोटोप्स में आप लोगों के पास मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। हर आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप कहते हैं, और डिफरेंट आइसोटोप का न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंट होगा क्योंकि उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। जिस वक्त रिएक्टेंट का मास नंबर डिफरेंट होगा इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास डिफरेंट ही एटम हासिल होगा, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास डिफरेंट आइसोटोप का न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस में कोई चेंजिंग नहीं आती, जस्ट आप लोगों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनकी फिक्स क्वांटिटी है उनकी वजह से बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है कि जितने भी डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, एक एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटोप होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे।
क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि आप लोगों के हर आइसोटोप में प्रोटॉन की क्वांटिटी और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम होती है, जस्ट मैस नंबर की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास मैस नंबर जो है वो डिफरेंट हासिल होता है। और जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप का केमिकल रिएक्शन सेम होगा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जिस वक्त आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हासिल होती है, जिसको आप लोग कंट्रोल बड़ी मुश्किल से कर पाते हो। लेकिन जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी हासिल होती है। जिस वक्त आप लोग 1 ग्राम यूरेनियम 235 को डिके करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 1 मिलियन टाइम्स एनर्जी ज्यादा हासिल होती है उससे जिस वक्त आप लोग 1 ग्राम मीथेन गैस को बर्न करते हो। जिस वक्त आप लोग 1 ग्राम आप लोगों के पास यूरेनियम 235 है, उसको रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और इस दूसरी साइड पर आप लोगों के पास 1 ग्राम मीथेन गैस है, उसको आप लोग बर्न कर रहे हो। उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यूरेनियम के केस में आप लोगों के पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। जिस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, यूरेनियम की भी क्वांटिटी आप लोगों के पास 1 ग्राम है और मीथेन गैस की भी आप लोगों के पास क्वांटिटी 1 ग्राम है, लेकिन यूरेनियम की वजह से जो एनर्जी हासिल हो रही है वो 1 मिलियन टाइम 10 लाख गुना ज्यादा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो आप लोगों के पास मीथेन गैस की वजह से एनर्जी हासिल हो रही है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हासिल होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी आप लोगों के पास हासिल होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इनिशिएट कैसे होता है? एक तो ये होता है कुछ एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव हैं, जिनकी वजह से एलिमेंट उसमें से कंटिन्यूअसली इमिट हो रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, उनमें से एनर्जी खुद ब खुद एनर्जी इमिट नहीं होती। उस कंडीशन में आप लोग अल्फा रेडिएशन या बीटा रेडिएशन या न्यूट्रॉन जो है वो उन पर बम्बार्डमेंट करवाते हो। बम्बार्डमेंट करवाने का मकसद ये होता है कि जिस वक्त आप लोग उसमें अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल उसमें ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का न्यूक्लियस जो है वो चेंज होता है, इनिशियल न्यूक्लियस से किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, और जिस वक्त वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है वो न्यूक्लियस आप लोगों के पास अनस्टेबल होता है, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, और फिर आप लोगों के पास वो न्यूक्लियस डिके होना शुरू हो जाता है। एक तो ये है कि कुछ एलिमेंट खुद ब खुद डिके हो रहते हैं, और दूसरे वो वाले एलिमेंट्स जो डिके नहीं होते उनको हम फोर्स करते हैं कि वो डिके हों, और उस कंडीशन में हम उनको उस आइसोटोप में कन्वर्ट करते हैं जो आसानी से खुद ब खुद डिके हो जाए, और उस कंडीशन में हम या तो उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं या बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं या न्यूट्रॉन को उन पर फॉल करवाते हैं। फॉल करवाने की वजह से उनका न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो है जिसमें वो कन्वर्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, वो फौरन से डिके होकर किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद है कि जिस वक्त वो वाले एलिमेंट जिसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं जिनमें से रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट हो रही होती है, उनका जिस वक्त स्टडी किया गया, जिस वक्त उनमें से जो बीम उसमें से रेडिएशन इमिट होती है उनको जिस वक्त मैग्नेटिक फील्ड में से या इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया गया तो उस कंडीशन में उनके पास 3 ऑब्जर्वेशन हासिल हुई है। क्योंकि आप लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक आप लोगों के पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जिस वक्त आप लोगों ने रेडिएशन को पास करवाया है इलेक्ट्रिक फील्ड में से या मैग्नेटिक फील्ड में से तो उस कंडीशन में
आप लोगों के पास 3 तरह की रेडिएशन हासिल हुई है। एक वो वाली रेडिएशन जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड पर बेंड हुई है, जो इंडिकेट करती हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह दूसरी वो रेडिएशन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हुई है, वो इंडिकेट करती हैं कि उस पर प्लस चार्ज है, क्योंकि प्लस चार्ज होने की वजह से ही वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हुई है। थर्ड टाइप जो है वो हैं जिनकी वजह से, जिन पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद जिस वक्त इनका स्टडी किया गया कि आप लोगों के पास 3 तरह की रेडिएशन हासिल हो गई हैं कि एक जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हुई है, दूसरी जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हुई है, और थर्ड टाइप जो है वो हैं जो किसी साइड पर भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किसी साइड या डायरेक्शन में बेंड नहीं हुई। उसके बाद इनका नाम रखा गया कि एक का नाम रखा है अल्फा, दूसरे का नाम रखा है बीटा, तीसरे का नाम रखा है गामा रेडिएशन, और इनको अल्फाबेट ऑर्डर के तरतीब से ही इनका नाम रखा गया है। उसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन की गई कि ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है इनका डिफरेंस बिहेवियर क्यों है, क्या वजह है कि इनमें बिहेवियर जो है वो तीनों का डिफरेंट आप लोगों के पास हासिल हो रहा है। उसके बाद जिस वक्त सर ये अल्फा बीटा में पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी है? सॉरी मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। अल्फा बीटा में पॉजिटिव और नेगेटिव मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों Okay, का अल्फा रेडिएशन का स्टडी की गई, जिस वक्त आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया तो उस कंडीशन में इसका मास टू चार्ज रेशो जिस वक्त कैलकुलेट किया तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता चला कि इसका मास टू चार्ज रेशो जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल आता है, और हीलियम न्यूक्लियाई के उसके इक्वल आता है जिसमें +2 चार्ज है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो चुके हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि इस पर प्लस चार्ज है। इसका मतलब है कि अल्फा रेडिएशन जो है उस पर प्लस चार्ज है, क्योंकि मास टू चार्ज रेशो जिस वक्त इसका कैलकुलेट किया गया उसने इंडिकेट किया कि इसका मास टू चार्ज रेशो की जो वैल्यू है वो हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल है, और हीलियम न्यूक्लियाई के उसके इक्वल है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किए हुए हैं, जिसकी वजह से हीलियम पर +2 चार्ज है। इससे जाहिर हुआ कि अल्फा पार्टिकल पर प्लस चार्ज होता है, और हर वो एलिमेंट जिसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट में से 2 प्रोटॉन जो है वो रिमूव होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन रिमूव होंगे। इसकी जिस वक्त आप लोग एग्जांपल लेते हो, आप लोगों के पास यूरेनियम 238 है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। जिस वक्त ये अल्फा रेडिएशन को इमिट करता है तो उस कंडीशन में ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस वक्त ये थोरियम में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में इसका मास नंबर जो है वो 234 में कन्वर्ट होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 90 होता है। इसके साथ जो है वो अल्फा रेडिएशन इमिट हुई है, और आप लोगों को पता है अल्फा रेडिएशन जो है उसका मास टू चार्ज रेशियो जो है वो हीलियम के इक्वल है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर जो है वो 4 है। और जिस वक्त आप लोग इनको चेक करते हो तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन ठीक है, बैलेंस है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने चेक करना है कि रिएक्टेंट का एटॉमिक नंबर और प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर इक्वल होता है या नहीं होता है। आप लोगों के पास रिएक्टेंट में यूरेनियम 238 है, इसका मतलब है कि मास नंबर इसका 238 है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हासिल होते हैं उनके मास नंबर को सम करना है। यहाँ पर हीलियम का मास नंबर 4 है, थोरियम का मास नंबर 234 है, दोनों को सम करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 238 हासिल होता है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का मास नंबर और प्रोडक्ट का मास नंबर दोनों का सेम है, इक्वल है। इसके बाद आप लोगों ने चेक करना है एटॉमिक नंबर को। आप लोगों के पास रिएक्टेंट में एटॉमिक नंबर 92 है,
अब जिस वक्त आप लोगों के पास दो एलिमेंट प्रोडक्ट में हासिल हुए हैं, उन दोनों के एटॉमिक नंबर को चेक करते हैं। पहले में अल्फा पार्टिकल में आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 2 है और थोरियम में आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर जो है वो 90 है। 90 में अगर 2 प्लस करते हैं तो आप लोगों के पास 92 बनता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड फॉर्म में है, एक्यूरेट फॉर्म में है, जो इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों का यूरेनियम जो है वो अल्फा पार्टिकल में ही कन्वर्ट हो रहा है और इसके साथ जो है वो थोरियम एलिमेंट में, एटम में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन को चेक करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करना है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी किसी भी एलिमेंट में से अल्फा रेडिएशन इमिट होगी, उसका मतलब है कि उसमें से एक हीलियम न्यूक्लियाई रिमूव हुआ है और हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो उसका मास नंबर जो है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होता है। इसका मतलब है कि उस एलिमेंट में से आप लोगों ने मास नंबर में से आप लोगों ने 4 को माइनस करना है और उसके एटॉमिक नंबर में से 2 को माइनस करना है। उसके बाद जो आप लोगों के पास एलिमेंट हासिल होगा वो आप लोगों ने लिखना है और इसके साथ अल्फा पार्टिकल को साथ में लिखना है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास किसी भी एलिमेंट में से बीटा रेडिएशन इमिट होती है, बीटा रेडिएशन का जिस वक्त आप लोगों ने मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट किया तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता चला, रदरफोर्ड ने इसको मास टू चार्ज रेशियो को कैलकुलेट किया था और उसके बाद उसको पता चला था कि इसकी वैल्यू जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल आती है, जो आइडेंटिफाई करती है कि आप लोगों के पास बीटा रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन है और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको आप लोग इन दो तरह से शो कर सकते हो, एक में आप लोग ई लिखते हो और इसके साथ ऊपर चार्ज जो मैस है, मैस जो है वो 0 लिखते हो और प्रोटॉन नंबर जो सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो -1 लिखते हो, या आप लोग बीटा के फॉर्म में लिखते हो और उस पर चार्ज जो है वो -1 लिख लेते हो। दोनों ही आप लोग बीटा रेडिएशन के लिए आप लोग इन दोनों को सिंबल को यूज कर सकते हो। और जब भी किसी भी एलिमेंट में से बीटा रेडिएशन इमिट होगी, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो दूसरा एलिमेंट हासिल हुआ है उसमें एक प्रोटॉन आप लोगों ने ऐड किया है। और जिस वक्त आप लोगों के पास दूसरा एलिमेंट हासिल होगा, इसका मतलब है कि उसमें एक प्रोटॉन नंबर ऐड करके आप लोगों ने एलिमेंट को लिखना है। जिस तरह आप लोगों के पास आयोडीन है जिसका मास नंबर जो है वो 131 है और प्रोटॉन नंबर जो है या एटॉमिक नंबर जो है वो 53 है। जिस वक्त इसमें से एक बीटा रेडिएशन इमिट होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट जीनोन हासिल होता है उसमें आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर में एक प्लस होता है, यानी कि पहले रिएक्टेंट में जो एटॉमिक नंबर था वो 53 था और प्रोडक्ट में जो दूसरा एलिमेंट हासिल हो रहा है उसमें आप लोगों ने जिस वक्त एटॉमिक नंबर लिखना है तो आप लोगों ने 53 में एक प्लस करके उसका एटॉमिक नंबर लिखना है और मास नंबर इसका 31 ही है। और इसके साथ आप लोगों के पास बीटा रेडिएशन इमिट हो रही है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग ओवरऑल चेक करते हो इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप लोगों के पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर इक्वल हैं या नहीं है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट में आप लोगों के पास आयोडीन का मास नंबर जो है वो 131 है। और इसके बाद आप लोगों के पास दो प्रोडक्ट हैं, एक जीनोन एलिमेंट है, दूसरा जो है बीटा रेडिएशन है। इस कंडीशन में आप लोगों को दोनों के मास नंबर को सम करते हैं तो आप लोगों के पास 131 + 1 आता है। इसका आंसर आप लोगों के पास 131 ही आएगा। इसके बाद जिस वक्त आप लोग प्रोटॉन नंबर को चेक करते हो, एटॉमिक नंबर को चेक करते हो, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट में आप लोगों के पास 53 है एटॉमिक नंबर। इसके बाद प्रोडक्ट में आप लोगों के पास 54 प्लस ये -1। जिस वक्त माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास माइनस आएगा और 54 में से एक को निकालते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 53 आता है, जो कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का जिस वक्त आप लोगों ने
केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट में से बीटा रेडिएशन इमिट होंगी तो उस कंडीशन में आप लोगों ने दूसरा जो एलिमेंट बनेगा उसमें आप लोगों ने एक प्रोटॉन को ऐड करके लिखना है। जब भी आप लोगों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में जिस वक्त बीटा रेडिएशन इमिट हो रही है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने प्रोडक्ट के दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में एक प्रोटॉन प्लस करके फिर लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने बीटा रेडिएशन को लिख देना है। इसके बाद थर्ड रेडिएशन है गैमा। गैमा ऐसी रेडिएशन है जिस पर आप लोगों का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही उस पर प्लस चार्ज है ना ही उस पर माइनस चार्ज है। जस्ट वो एनर्जी की फॉर्म में, जिस तरह आप लोग केमिकल रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में बाद रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक, मोस्टली आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं और उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह जिस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी आप लोगों की केमिकल एनर्जी जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन करते हो उसकी निस्बत ज्यादा अमाउंट में होती है। और जिस वक्त आप लोग रिएक्शन लिखते हो, केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इस रेडिएशन को गैमा से इंडिकेट करते हो। गैमा रेडिएशन इसका नाम है और गैमा सिंबल से इसको इंडिकेट करते हो। यहाँ पर आप लोगों के पास जिस वक्त आयोडीन जीनोन में कन्वर्ट हुआ है, इसके साथ बीटा रेडिएशन इमिट हुई है और इसके साथ आप लोगों के पास एनर्जी हासिल हुई है जिसको हम गैमा सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद दूसरा है कि आप लोगों के पास अभी एलिमेंट की जो न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन हुई है वो आप लोगों ने दो तरह से देखी है। एक में आप लोगों के पास अल्फा रेडिएशन इमिट हुई है, दूसरे में आप लोगों के पास बीटा रेडिएशन इमिट हुई है और तीसरा जो है उसमें रेडिएशन गैमा रेडिएशन इमिट होती है लेकिन न्यूक्लियस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी डीके या न्यूक्लियस में चेंजिंग आती है जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। एक को आप लोग नाम देते हो पॉजिट्रॉन इमिशन और दूसरे को नाम देते हो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जिस वक्त आप लोगों के पास पॉजिट्रॉन इमिशन की बात करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का जब भी आप लोगों के पास कोई भी एलिमेंट में से आप लोगों का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और उसके साथ आप लोगों के पास एक पॉजिट्रॉन जिस पर प्लस चार्ज होता है वो उसके साथ इमिट होता है। इस तरह के इमिशन को हम पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं। ऐसा न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग जिसकी वजह से आप लोगों का जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए और उसकी वजह से आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन जिस पर प्लस चार्ज है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं वो इमिट हो। तो इस तरह की इमिशन को हम पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो पोटाशियम की है जिसमें आप लोगों के पास मैस नंबर जो है वो 40 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। जिस वक्त ये डिके होता है, डिकम्पोज होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आर्गोन बनता है और उसके साथ पॉजिट्रॉन हासिल होता है। पॉजिट्रॉन पर जो है वो प्लस चार्ज होता है और बीटा रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। जिस वक्त बीटा इमिशन होगी उस कंडीशन में एक प्रोटॉन ऐड होगा। प्रोडक्ट में जो दूसरा एलिमेंट बन रहा है उसमें एक प्रोटॉन ऐड होगा। लेकिन जिस वक्त पॉजिट्रॉन की इमिशन होगी उस कंडीशन में जो सेकंड एलिमेंट प्रोडक्ट में हासिल हो रहा है उसमें से एक प्रोटॉन जो है वो कम होगा। इस कंडीशन में आप लोगों के पास आर्गोन बन रही है और इसके साथ पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है जिसमें आप लोगों के पास आर्गोन का जो है मैस नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर जो है वो आप लोगों के पास 18 है और इसके साथ आप लोगों के पास पॉजिट्रॉन जिस पर प्लस चार्ज है वो हासिल हो रहा है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग इसे बैलेंस करते हो, बैलेंस करने के लिए आप लोगों के पास मैस नंबर पोटाशियम का जो है वो 40 है। इसका मतलब है रिएक्टेंट में मैस नंबर जो है वो 40 है। इसके बाद आप लोगों ने
प्रोडक्ट में चेक करना है। प्रोडक्ट में आप लोगों के पास आर्गोन का मैच नंबर जो है वो 40 है और पॉजिट्रॉन का मैच नंबर जो है वो 0 है। दोनों को सम करेंगे तो आप लोगों के पास 40 आंसर आता है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के मैच नंबर के इक्वल आता है। इसके बाद आप लोग चेक करते हो प्रोटॉन नंबर को या एटॉमिक नंबर को। उस कंडीशन में रिएक्टेंट में आप लोगों के पास 19 है। इसके बाद आर्गोन के चेक करते हो तो इसमें आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 18 है और पॉजिट्रॉन जो आप लोगों के पास हासिल हो रहा है उसका भी 1 है, 1 है और वो भी प्लस में है। दोनों का जिस वक्त आप लोग सम करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर 19 आता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के ये जो केमिकल ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। और इस कंडीशन में जब भी आप लोगों के पास किसी भी एलिमेंट में से पॉजिट्रॉन इमिशन होगी तो उस कंडीशन में जो दूसरा एलिमेंट हासिल होगा उसमें आप लोगों ने एक प्रोटॉन को कम करके लिखना है या उसके एटॉमिक नंबर को एक अमाउंट कम करके फिर लिखना है। अगर आप लोगों के पास 20 है तो 19 लिखना है दूसरे एलिमेंट में, अगर 19 है तो आप लोगों ने 18 लिखना है। सर ये अल्फा रेडिएशन प्रोसेस है ना? सॉरी, ये जो हमने क्रिप्टॉन वाला किया है अल्फा रेडिएशन प्रोसेस है ना? नहीं अल्फा रेडिएशन नहीं इसमें है। इलेक्ट्रॉन नहीं ये अल्फा रेडिएशन नहीं, अल्फा रेडिएशन डिफरेंट चीज है। आप लोगों के पास यहाँ पर एक आप लोगों ने पढ़ी थी अल्फा रेडिएशन, उसके बाद पढ़ी थी बीटा रेडिएशन, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ी थी गामा रेडिएशन। ये इसके अलावा एटम्स न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो उनके दो अदर प्रोसेस हैं जिसमें आप लोगों के पास दो अलग से जो पार्टिकल हैं वो हासिल होते हैं। एक को हम पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं और पॉजिट्रॉन ऐसा पार्ट होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है। बीटा इमिशन में आप लोगों ने बीटा पर नेगेटिव चार्ज देखा था, यहाँ पर जो रेडिएशन या एलिमेंट जो हासिल हो रहा है उस पर प्लस चार्ज है। इसके बाद फिफ्थ टाइप जो है उसमें न्यूक्लियस जो है एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। इसकी एग्जांपल जो है आप लोगों के पास मरकरी की है जिसका एटॉमिक मैथ नंबर जो है वो 197 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 80 है। ये जिस वक्त एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है उस कंडीशन में ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उस गोल्ड का एटॉमिक मैथ नंबर जो है वो 197 है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 179 है। जब भी कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो उस कंडीशन में लास्ट प्रोडक्ट में हासिल होने वाले एलिमेंट में आप लोगों ने उसके प्रोटॉन को एक लेस करके लिखना है। जिस तरह यहाँ पर प्रोटॉन नंबर जो है वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 80 है, इसका मतलब है प्रोटॉन इसमें 80 है। इसमें आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो ऐड करने के बाद जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल हो रहा है उसमें प्रोटॉन नंबर जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 80 से एक लेस है। इसका मतलब है कि इसमें से एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो रिएक्टेंट से एक लेस करके आप लोगों ने लिखना है। जब भी कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होता है उसमें आप लोगों ने एटॉमिक नंबर में एक लेस करके लिखना है। ये आप लोगों के पास 5 टाइप्स हैं जिसके जरिए आप लोगों के पास किसी भी एलिमेंट की डिके का पता चलता है कि आप लोगों के पास अल्फा रेडिएशन हुई है तो उस कंडीशन में उसके न्यूक्लियस में क्या चेंजिंग आई है, अगर बीटा रेडिएशन हुई है तो उस कंडीशन में उसके न्यूक्लियस में क्या चेंजिंग आई है, अगर उसमें से पॉजिट्रॉन। सर काइंडली लेक्चर एंड कर दिए, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। चलें ठीक है, बस यहाँ तक है, ये 5 टाइप तक आप लोगों को। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है वो आप लोग